What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to 5 state to the n is equals to 2 state in the hydrogen atom? क्लियर, आपको ये बताना है कि क्या फ्रिक्वेंसी और क्या वेवलेंथ होगी फोटोन की ट्रांजिशन के थ्रू n इज इक्वल्स टू 5 से जब n इज इक्वल्स टू 2 ट्रांजिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर, तब उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ क्या होगी। देखिए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बहुत अच्छे से, जो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला है मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है डेल इज इक्वल्स टू 2.18 वाला फॉर्मूला, ये कुछ अपॉन में n1², हाँ ये आपका फॉर्मूला था बेसिकली बोहर्स मॉडल के लिए NF और NI वाला जो फार्मूला है, ये वाला आपका फार्मूला था। तो देखिए ये फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डेल इज इक्वल्स टू RH 1/NI² माइनस 1/RF²। तो ये हमने यहाँ पर 2.17 जो इक्वेशन है उसका हमने यूज़ किया, ये रही हमारी इक्वेशन। तो NI और NF वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखी है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट NI की वैल्यू 5 है, वहाँ 5 रख देंगे, NF की वैल्यू 2 है, वहाँ 2 रख देंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके इसके साथ में मल्टीपल किया तो डेल ई की वैल्यू आई, ये इमिशन एनर्जी है। अब जो फ्रिक्वेंसी रहेगी फोटोन की, उनको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन में H, जो एनर्जी आई है उसको रख देंगे और नीचे H की प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 6.91 × 10⁻14 हर्ट्ज़। उसके बाद में हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी C/V। C हो जाएगा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V हो जाएगा 6.91 × 10⁻14 हर्ट्ज़। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा 434 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। जो भी एनर्जी एसोसिएट हो रही है फर्स्ट ऑर्बिट के साथ में हीलियम की, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे तो En इज इक्वल्स टू है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल अपॉन में n² Z², ये En की वैल्यू होती है। अगर हीलियम की बात करें तो n इज इक्वल्स टू होता है 1, क्योंकि हीलियम के अंदर भी जो भी ऑर्बिट रहेगा एटॉमिक नंबर 2 रहता है हीलियम का, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेंगे। तो Z की वैल्यू क्योंकि 2 है, एटॉमिक नंबर Z को हम 2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, Z की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है और N की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी है। इसको हमने कर लिया है सॉल्व, तो ये आएगा -8.72 × 10⁻⁻18 जूल। अब जो रेडियस निकाली जाती है उसको इस इक्वेशन से निकाला जाता है। ये सारी इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो Rn इज इक्वल्स टू में 2.15 में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन वाला, यही वाली इक्वेशन है पूरी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके ऊपर वाला फार्मूला भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी के जस्ट ऊपर ये वाला फार्मूला है। तो n इज इक्वल्स टू 1 है, z इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर z एटॉमिक नंबर 2 हो गया और n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि हीलियम फर्स्ट आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहाँ n की वैल्यू रख देंगे और z की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 0.02645 ये इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशंस हमने किए हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए किए हों या ये वाले जो मेन कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे फ्रिक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन से फार्मूले हैं। जैसे V वाला फार्मूला
फिर ये वाला रिलेशन हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे मेनली ये फॉर्मूला EN वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये फाइनल फार्मूला जो इसका बनता है EN का। फिर RN का फार्मूला जो रेडियस के लिए एक्सप्रेशन होता है, ये आपको मेनली याद रखना है। अगर एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन का हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का जो दिया लाइन स्पेक्ट्रा किसके बोहर्स के हेल्प से, इसमें 2.17 फार्मूला, ठीक है, 2.18 फार्मूला और फिर 2.19 फार्मूला और फाइनल 2.21। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको आगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम में आएंगे और आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बोहर्स मॉडल में क्या लिमिटेशन रहे, जैसे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन थी, फिर रदरफोर्ड की थी, वैसे बोहर्स में भी लिमिटेशन रही, तभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया। तो वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।